Back to our channel. This time we're gonna discuss about Payment of Gratuity Act 1972. ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है यूनिट 8 का। आज हम उसे कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे ग्रेजुटी पहले होती क्या है और वो कब अप्लीकेबल होती है, कब पेमेंट उसका मिलता है, कब एलिजिबल होता है एक एम्प्लॉय ग्रेजुटी को कवर करने के लिए, अवील करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले समझते हैं ग्रेजुटी क्या है। It is a retirement benefit paid as a gratitude to the employees who have rendered a continuous service at least for 5 years. Incentive them so they can continuously working efficiently. तो यहाँ से आपने समझा होगा, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ग्रेजुटी जो होती है वो एक आपका जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करता है आफ्टर कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर। जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, ग्रैटिट्यूड अपना दिखाता है कि आपने 5 साल से ज़्यादा हमें सर्व किया, इतना लंबा कंटिन्यूस सर्विस के लिए उसको कुछ अमाउंट देता है। उस अमाउंट को हम ग्रेजुटी कहते हैं और ये मोस्टली आपका रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह भी इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको जब रिटायरमेंट होता है, कोई अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा है तो भी उसको ये अमाउंट अवेल करवाया जाता है अगर उसने कंटिन्यूसली 5 ईयर सर्व किया होगा तो, और या फिर इसके जो फर्दर कंडीशंस हैं वो अगर कंडीशन फुलफिल करेगा वो एम्प्लॉय तो उससे ग्रेजुटी का अमाउंट उसे मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। इट इज़ एन अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉय based on the duration of his total service, but an employee become eligible only after he completed 5 years service. तो जो अमाउंट है वो वैरी कर सकता है, और वो वैरी कैसे करेगा, किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साल उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किए हैं। बट मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, कितने साल अगर आप सर्व करोगे तो आप एलिजिबल होगे, ये है 5 ईयर हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ग्रेजुटी का जो मिनिमम ईयर है वो 5 ईयर है, इतना आपको सर्व करना ही है, और वो वैरी कर सकता है जैसे ही आप 5+1 होगा +2 होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना सर्व किया है। ग्रेजुटी इज पेड टू द एम्प्लॉय व्हेन ही आइदर रिटायर और हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड और रिजाइन और अपॉन हिज डेथ। तो अब ग्रेजुटी कब कब मिलती है, या फिर वो रिटायरमेंट ले ले, या फिर उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसका टर्मिनेशन हो जाए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर कुछ इश्यूज से उसको डिसेबलमेंट हो जाए और उसको जॉब छोड़नी पड़े, तो उसे ग्रेजुटी मिल सकती है। ग्रेजुटी इज गिवन इन द फोर्स ऑफ अ लॉ बाय द ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट। ग्रेजुटी कवर किस एक्ट में होती है, ग्रेजुटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, और फर्दर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो डिज़ाइन करते हैं कि कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल में होंगी और किसे कंट्रोल देना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या पॉइंट हमें समझ आए, ग्रेजुटी क्या होती है, ये एक गिफ्ट होता है जो एम्प्लॉय को देता है। कब देता है, जब 5 साल का वो सर्विस कर देता है, एटलीस्ट 5 साल का वो एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड किया होता है, तो उससे ग्रेजुटी मिल सकती है। ग्रेजुटी जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किए, पर मिनिमम 5 होता है। ग्रेजुटी कौन सी एक्ट गवर्न करती है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी कवर की हैं। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ग्रेजुटी का मतलब कि इसके बिगिनिंग कैसे हुआ था, हमारे इंडिया में बिगिन कैसे हुई थी। तो पहला जो एक्ट था, जो पहला एक्ट आया था वो था वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955। तो 1955 में एक ऐसा एक्ट आया था जो गवर्न करता था ग्रेजुटी को, बट वो जो प्रोविज़न था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्कर के लिए था, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्किंग क्लास के लिए था जो जर्नलिस्ट थे, उन्हीं को ग्रेजुटी प्रोवाइड की जा रही थी और उन्हीं के रेगुलेशन इसमें कवर हो रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कुछ यूनिवर्सल या फिर कुछ कॉमन जनरल आपका लेजिस्लेशन नहीं था। उसके बाद केरला इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आया। तो जो हमारा अब स्टेट वाइज आना स्टार्ट, सेंट्रल में तो आया नहीं, तो केरला में आया था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट 1970 में आ चुका था। तो फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 1971 में आया वेस्ट बंगाल एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट।
तो अब स्टेट वाइज ये ग्रेजुटी आपकी ट्रेंड में आ रही थी, लोग फॉलो कर रहे थे। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट बना चुके थे, लेजिस्लेशन बना चुके थे अपने स्टेट के लिए। तो उसी को ध्यान देते हुए अब एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की ज़रूरत आ पड़ी थी कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए जिससे पूरा इंडिया कवर हो, पूरा इंडिया कवर हो, उसको ग्रेजुटी का बेनिफिट मिल सके सारे एम्प्लॉयज़ को। तो देख लेते हैं। लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन August 1971 and thereafter in Indian Labour Conference held on 22nd and 23rd October 1971, it was agreed that the central legislation of a Payment of Gratuity Act should be undertaken. तो अब यहाँ पे देखिए 71 में तो बन चुका था वेस्ट बंगाल में ना। उसी के बाद क्या होता है कि आपका अब सेंट्रल लेवल पे नीड आती है, तो आपका लेबर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहाँ पे भी इसकी बात चली थी, ILC में भी इसकी बात चली थी कि हमारा इंडिया में एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होनी चाहिए ग्रेजुटी को लेकर। तो उसी के बाद आपके पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 आती है हमारे इंडिया में। और मोस्टली ये एक्ट जो है ये आपकी इन्फ्लुएंस्ड होती है किस एक्ट से, वेस्ट बंगाल के एक्ट से, जो अभी वेस्ट बंगाल की एक्ट 1971 में बनी थी उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। और सो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जली बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ध्यान दे लीजिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की एक्ट से, वेस्ट बंगाल की एक्ट से ये इन्फ्लुएंस्ड है। अब देख लेते हैं ये इन्फोर्स में कब आई थी, 21 अगस्त 1972 में ये आ चुकी थी इन्फोर्स में हमारे इंडिया में। ऑल ओवर द इंडिया लगती है पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगती है। जब आप प्लांटेशन या पोर्ट्स की बातें करते हो तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगती है, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लग रही है। और कहाँ लगेगी, इट शैल अप्लाई एवरी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनीज। तो ये जितने भी हैं उस पर होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है। Every shop establishment within the meaning of any law for time being forth in relation to the shop and establishment in a state which 10 or more person are employed। तो वो हर एक शॉप पे, वो हर एक इस्टेब्लिशमेंट पे लगेगी जहाँ 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगी। In such other establishment or class of establishment in which 10 or more people are employed or were employed or any date of preceding 12 months, as the central government made notification specify on the behalf a shop or establishment to which act has been applicable to continue to govern by this act। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 9 लोग काम कर रहे थे 2008 में, 2008 नहीं, हम रीसेंट ले लेते एग्जाम्पल, 2019 में आपके इस्टेब्लिशमेंट में 9 लोग काम कर रहे थे और आपके इस्टेब्लिशमेंट में अगर जनवरी में एक बंदा और आपने एम्प्लॉयड कर लिया तो एक और बंदा आ गया, तो अब टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो उसी दिन जिस दिन आप उस बंदे को एम्प्लॉयड कर रहे हो उस दिन से ये एक्ट आपके एप्लीकेबल में आ जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लोग काम कर रहे थे पर कुछ दिन में 1 साल 2 साल वो काम किए, पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से अब आपके अंदर 9 लोग एम्प्लॉयड है, तब भी वो एक्ट आप पे अप्लाई होगी। तो दोनों कंडीशन हो गई कि साल में कोई एक बंदा ऐड ऑन होता है, मतलब 9 to 10 होता है तब भी अप्लाई होगी, और 10 to 9 होता है मतलब साल में अगर एक दिन भी, एक महीने भी कोई 10 लोग आपके इस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगी इन शॉर्ट। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। 2 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। तो पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉय कौन होता है। मीन एनी पर्सन, ये कहाँ पे सेक्शन 2 के क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है कि आपका वो कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है। मीन एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, इसमें अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयड ऑन वेजेस इन एनी एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, railway company or shop to do skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervisory, technical and clerical work।
तो आपके इसमें कोई वेज सीलिंग नहीं दी गई है, तो इसमें सारे लोग इंक्लूड होने वाले हैं और वो सारे भी होंगे जो आपके फैक्ट्री माइंस इसमें वर्क करते हैं, बट अप्रेंटिस नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है एम्प्लॉयर कौन होता है। इन रिलेशन टू एनी इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी टू शॉप, तो उसके लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट कब आपका वो बनता है एम्प्लॉयर और कब स्टेट गवर्नमेंट बनता है। जब इसकी बात आती है फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, ये सारी बातें आती हैं, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर काम करता है और वो सारी जगह जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर होता है। और देख लेते हैं बिलोंगिंग टू, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बिलोंगिंग टू अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, द पर्सन अपॉइंट by such authority or supervision control of employee, no person has been appointed chief executive officer of the local authority। तो ये लोकल अथॉरिटी की भी बात की है कि अगर लोकल अथॉरिटीज़ है तो वहाँ के जो आपके चीफ CEO होंगे वो आपके एम्प्लॉयर की तरह एक्ट करेंगे, और अदर केसेस में जो भी बंदा, जो भी आपका मैनेजर जिसके पास कंट्रोलिंग पावर होगी वो आपका एम्प्लॉयर होगा। अब देख लेते हैं कंटिन्यूअस सर्विस, बार बार ये वर्ड आ चुका है कंटिन्यूअस सर्विस होगी तभी होगा। तो कंटिन्यूअस सर्विस में क्या कंडीशन है, नहीं तो अगर आप कंटिन्यूअस सर्विस की बात करते हो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है कि नहीं मैंने कंटिन्यूअसली काम किया 5 साल, और एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है कि नहीं उसने नहीं काम किया। तो एक बेसिक और एक आपका आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर आप इतना कर लोगे तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में हो, अगर आप इतना नहीं करते हो तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं हो। तो उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एम्प्लॉय शैल बी सेड टू बी अ कंटिन्यूअस सर्विस फॉर पेड इफ ही हैज़ or period being uninterrupted service including service which may be interrupted to account of, पहली चीज़ वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, बट अगर इंटरप्ट हो रही है और उसको कंसिडर किया जाए तो किस किस वजह से इंटरप्ट होगी, बट उसको कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। तो वो देख लेते हैं। सिकनेस हो सकता है, एक्सीडेंट्स, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, नॉट बीइंग एब्सेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर टू ट्रीटिंग द एब्सेंस, ब्रेक इन द सर्विस पास ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग, ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकडाउन। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आपका कंटिन्यूस सर्विस है तो आपका जो सिकनेस हो गया, आपका मटर्निटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपके कैजुअल लीव्स हो गए, आपके अगर कोई लीगल स्ट्राइक्स हैं, लीगल लॉकडाउन से, अगर इस सब चीज़ों की वजह से आपका जो सर्विस है वो इंटरप्ट होता है तो उसको हम कंटिन्यूस सर्विस में इंक्लूड करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि आप उस टाइम पे नहीं आए थे, क्योंकि वो एक वैलिड रीज़न था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब कितने दिन होने चाहिए, एटलीस्ट उतने दिन तो होने ही चाहिए ना। अगर आप कैजुअल लीव भी आप इंक्लूड कर रहे हो तब भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड है कि 1 साल में एटलीस्ट आपको 190 डे आना ही होगा। अगर आप बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयड हो, मतलब अगर आप माइंस में एम्प्लॉयड हो तो उस एम्प्लॉय को 190 डेज मिनिमम आना होगा, तो उसे हम मानेंगे उस साल उसका जो सर्विस था वो कंटिन्यूअस था। अगर कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो लेस देन 6 डे वर्क करता है इन अ वीक, तो उसके लिए भी 190 डेज आना होगा उसके इस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय को, तो उसकी सर्विस उस साल के लिए कंटिन्यूअस मानी जाएगी। अदर केसेस में 240 डेज होते हैं, और अगर आप 6 मंथ का निकालना चाहोगे, वैसे 6 मंथ का भी दिया हुआ है एक्ट में, तो अपॉन 2 करके आप निकाल सकते हो। और अगर सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत सारे ऐसे आपके इस्टेब्लिशमेंट है जो सीज़न अकॉर्डिंग चलते हैं, जहाँ लाइक समर में कुछ चल रहा है, कुछ विंटर्स में चलते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको नॉट लेस देन 75%, आपको अगर आप आए हो, अगर आपका 100 दिन का इस्टेब्लिशमेंट आपका ओपन हुआ है, आप 75 डेज आए हो वहाँ पर, तो आपका जो सर्विस होगा उस टाइम का, उस साल का, उस पीरियड का कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड होगा। तो इसको देख लेते हैं। इन द केस ऑफ द seasonal establishment, if he has actually worked for not less than 75% of the number of days on which establishment was operating during such period, that's all। अब देख लेते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। अब ग्रेजुटी पे कब करनी है, अब और वो पे होगी कैसे।
So gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service not less than 5 years. तो आप अगर रिटायरमेंट या टर्मिनेशन में आपको ग्रेजुटी मिल सकती है, आप एलिजिबल होंगे अगर आपने एटलीस्ट मिनिममली 5 साल काम किया है तो। और कौन कौन सा वो होता है, सुपर एनुएशन में मिल सकता है, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट या फिर रिज़ाइन कर दिया है, और इन द केस ऑफ डेथ, डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़। तो ये सारे केसेस में आपको मिल सकता है ग्रेजुटी। बट जो डेथ और डिसेबलमेंट होती है उसमें 5 साल नहीं होते, कंटिन्यूस सर्विस आपकी 5 साल वाली यहाँ पे जो टर्म है वो आपका नहीं वैलिड होता है। हम आगे समझा देते हैं क्लियरली। द कंप्लीटेशन ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स शैल नॉट बी नेसेसरी। तो वो 5 साल वाला जो कंडीशन है वो नेसेसरी नहीं होगा जब आप टर्मिनेट हो रहे हो ड्यू टू डेथ और डिसेबल, या फिर वो बंदे की डेथ हो गई है, मान लीजिए एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है, तो उसने अगर 5 साल नहीं भी पूरे किए हैं तो भी वो एलिजिबल होगा ग्रेजुटी के लिए। और अगर वो डिसेबल हो गया है तो भी उस बंदे को एलिजिबिलिटी है कि उसको मिलेगा ग्रेजुटी अगर उसने 5 साल नहीं भी कंप्लीट किया है तो। आई थिंक ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड 20 lakhs। ये आपका भी जो आया था अमेंडमेंट 2018 जिसमें मैंने डिस्कस किया है ये पॉइंट, वहाँ पे पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के इस अमेंडमेंट में 2018 वाले 20 लाख कर दिया गया। तो यहाँ पे भी मैंने 20 लाख ही लिखा हुआ है। आप अमेंडमेंट प्लीज़ देख लीजिएगा, हर एक एक्ट का अमेंडमेंट आप देखते हुए चलो क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू इन दिस। For the purpose of the computing the gratuity payable to the employee who is employed after his disablement, अगर डिसेबल हो गया और वो बंदा कंटिन्यू कर रहा है काम करना, मान लीजिए किसी की डिसेबलमेंट हो जाती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, बट वो एबल है कि वो कोई और काम कर सकता है और उसका एम्प्लॉयर कोई और काम उसका असाइन कर दिया है, बट उसका जो पे स्केल है वो थोड़ा सा लोअर हो गया है जिसमें वो पहले मिलता था बिफोर आपका डिसेबलमेंट। तो क्या होगा, on reduced wages, his wages for the period preceding his disablement shall taken to be the wages received by him during that period, and his wages as per the period subsequent to a disablement shall be taking the wages totally reduced। तो आपका इसका जो ग्रेजुटी कैलकुलेट होगा उसमें दोनों वेजेस इंक्लूड होंगे, जो डिसेबलमेंट के पहले वाले वेज थे, जो डिसेबलमेंट के बाद वाले वेजेस, उन दोनों वेज को आप इंक्लूड करके उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूट करोगे अब उस बंदे की ग्रेजुटी कितना उसे वो आपको पे करना है अगर उसका ग्रेजुटी पेमेंट की टाइम आती है तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं या फिर आप कुछ कह सकते हो कि कितना परसेंट कितनी रुपी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होगी, वो भी तो पता होना चाहिए ना। अब पता चल के कौन कौन एलिजिबल है और कब पे करना है। अब यहाँ डिस्कस करेंगे कितना पे करना है। तो फॉर सीजनल एम्प्लॉयर शैल पे द ग्रेजुटी एट द रेट ऑफ 7 days wages फॉर ईच सेशन। तो अगर सीजनल वाले हैं, सीजनल वाले मैंने बताया था कि 75% अगर वो आएंगे तो वो आपका कंटिन्यूस सर्विस आ गया, ठीक है। तो अब उनको कितना पे करेंगे, तो आपका जो 7 days वेजेस होते हैं उसके उस रेट पे आपका ग्रेजुटी कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये सीजनल के लिए। अगर वो जो एम्प्लॉय है वो पीस रेट पे वर्क करता है, उसको जो वेजेस मिलती है वो पीस वाइज मिलती है कि अगर आप 100 यूनिट कर दी तो इतना रुपये मिलेगा, तो उसको कैसे ग्रेजुटी मिलेगी, एवरेज ऑफ डेली वेजेस ऑफ 3 month। तो आप एवरेज निकालोगे 3 month का, उसके टर्मिनेशन के पहले जो 3 मतलब टर्मिनेशन के 3 month पहले जो आपने उसको पेमेंट किया उसका एवरेज निकाल के उसके ऊपर उसकी ग्रेजुटी कैलकुलेट होगी। और जो मंथली वेज पे काम करते हैं, जो मंथली उसको जिसको सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं, उनकी ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होगी, जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, मतलब अभी कुछ उस टर्मिनेशन या फिर उस रिटायरमेंट के पहले जो सैलरी आप उसको मिली होगी उसका, उसमें क्या क्या होगा, उसकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस इंक्लूड होगा, और कुछ भी नहीं इंक्लूड होगा, ना बोनस ना ओवरटाइम, ये सब इंक्लूड नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ बेसिक वेज और डीएनएस अलाउंस इंक्लूड करना है हमें। तो लास्ट सैलरी ड्रॉन इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, जितना भी उसने साल कंप्लीट किया हुआ है उसको इंटू करवाएंगे, फिर इंटू होगा 15/26।
जो अमाउंट होगा वो आपकी ग्रेजुटी का अमाउंट होगा कि उसको इतना पे करना होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और कभी कभी नेट में ये आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो फॉर्मूले आप ध्यान दे दो कि मंथली रेटेड के लिए क्या होता है। लास्ट राउंड सैलरी होती है जिसमें सैलरी और अटेंडेंस अलाउंस प्लस होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इंटू 15/26। पीस रेट के लिए एवरेज 3 मंथ सैलरी होती है और सीजनल के लिए 7 डे ऑफ वेजेस का आपके रेट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, उसने 6 साल, ये बहुत डल है आई थिंक, या उसने 6 साल और 6 ईयर और 8 महीने काम किए हैं, तो 5 साल तो उसका जो हमारी वो थी बेसिक नीड थी उससे फुलफिल करती है, उसने 6 साल काम किया है। बट इसमें ये जो 6 साल, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो इसे हम 7 ईयर मान लेंगे, 7 ईयर, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है। जब भी 6 मंथ से ज़्यादा होगा तो उसको हम 1 साल मान लेंगे। अगर मान लीजिए यही 6 साल 8 नहीं होता, ये 6 साल और यहाँ पे इसको गायब करके मान लीजिए 5 मंथ होता, तो ये जो आपका कैलकुलेशन होता वो 6 साल पे कैलकुलेशन होता। बट जब भी 6 महीने के ऊपर जाएगा तो उसे हम होल ईयर कंसिडर करेंगे और उसी पे कैलकुलेशन करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मैं आपको ये भी एक डिफरेंस बता देती हूँ, सुपरएनुएशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता हो, सुपरएनुएशन क्या होता है, आपका जो एज ऑफ 58 होता है या फिर 60 होता है, अगर उस एस्टैब्लिशमेंट में अगर आप उसे फुलफिल कर देते हो, उस एज पे आप आ जाते हो, तो आप कहेंगे आप सुपर एनुएटेड हो, या फिर आपने वहाँ पे आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, वहाँ पे आप रिटायर हो जाओगे। रिटायरमेंट क्या होता है, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, आपका एज नहीं हुआ है कि आपको यहाँ पे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, आपका 58 या 60 ईयर आपने नहीं क्रॉस किया है, आप 50 एज में रिटायरमेंट ले रहे हो, तो उस कंडीशन को रिटायरमेंट कहते हैं। रिज़ाइन आपको पता है जब हम जॉब को छोड़ के जाते हैं, रिज़ाइन कर दे। तो आई थिंक ये तीनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। आई थॉट कि मैंने ये तो बताया ही नहीं है। दैट्स ऑल। हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, और आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली क्विज होते हैं और नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पे, और फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हो। थैंक यू।